आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त भूकंप आ गया है। जी हां, वसूली कांड, परमवीर सिंह और सचिन वाजे का विवाद महाराष्ट्र सरकार को दिल्ली से मुंबई तक घेरता जा रहा है। आपको बता दें कि हम थोड़ी ही देर बाद इसी मसले पर बीजेपी नेताओं का जत्था राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जा रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें देशमुख पर आरोपों की जांच की मांग है। उधर मुंबई में महासंकट पर महाबैठकों का दौर जारी है। कल रात सीएम उद्धव ठाकरे से अनिल देशमुख मिले तो कांग्रेस को भी हालात पर मंथन करना पड़ा। तो आपको बता दें कि इस वक्त क्या क्या हो रहा है। देखिए, वसूली मामले की सीबीआई जांच की मांग, आज जो याचिका दायर की गई है, इस याचिका में परमवीर सिंह की याचिका में यह बात कही गई है कि वसूली मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के आरोप है। ये खुद परमवीर सिंह ने भी ये आरोप लगाए हैं। आपको हम बता दें कि सबूत नष्ट किए जाने का अंदेशा भी है। खुद परमवीर सिंह ने यह बात भी कही है और इसी को लेकर पूरा विवाद जो है वो छिड़ा है। खुद का तबादला रद्द करने की मांग, क्योंकि पुलिस कमिश्नर के पोस्ट से परमवीर सिंह को हटा दिया गया और अपने तबादले को रद्द करने की मांग भी की गई है। तो महाराष्ट्र में सीबीआई जांच की इजाजत नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से अपील। तो ये एक बड़ी खबर है और इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। आपको हम बता दें, परमवीर सिंह के अलावा एक और मसला है जिसको लेकर अब कल क्या कुछ हुआ। देखिए, मुंबई में राज्यपाल से बीजेपी नेताओं की मुलाकात, ये बीजेपी नेताओं की रणनीति है। बीजेपी की रणनीति के आगे इस पूरे मसले पर क्या कुछ होना है। इसके अलावा आपको बता दें, दिल्ली में परमवीर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। साथ ही मुंबई में कल जो है देर रात मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अनिल देशमुख पहुंचे थे और पहली बार उस चिट्ठी को लेकर बहुत संभव मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, जिसको लेकर ये सारा बवाल मचा है। कांग्रेस में भी हालात को लेकर मीटिंग मंथन चल रही है। मुंबई में दिल्ली आए फडणवीस, क्योंकि कल ही दिल्ली आए हैं और सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की। उद्धव और देशमुख के बीच क्या बात हुई? अपने गृह मंत्री की सफाई उद्धव को कबूल है? क्या उद्धव ने अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे दी? मंगलवार रात महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का काफिला सीएम उद्धव के दरवाजे पर पहुंचा। देशमुख पर लगे आरोपों के बाद सीएम उद्धव ठाकरे के साथ ये उनकी पहली मुलाकात थी। जाहिर है, इस मुलाकात के मकसद यही मुद्दे थे जिनसे महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हो रही है। लेकिन मुलाकात में क्या बात हुई, ये कोई बताने को तैयार नहीं। बहरहाल अनिल देशमुख अपनी सफाई में वीडियो पर वीडियो जारी किए जा रहे हैं। मंगलवार को भी उन्होंने ऐसा ही एक बयान जारी किया। लेकिन आंकड़ों और दस्तावेजों की जंग में पवार और देशमुख बीजेपी से 19 पड़ रहे हैं। देशमुख सफाई बाद में दे पाते हैं, बीजेपी की खुफिया टीम कागज पहले निकाल आती है। ऐसा ही कागज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो 15 फरवरी को देशमुख के एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए नागपुर से मुंबई सफर का है। इधर टिकट सामने आया, उधर बीजेपी ने शरद पवार के उस अंदाजे बयान को निशाना बना दिया जिसमें उन्होंने देशमुख की पैरवी की। नागपूर येथील माझ्या हॉस्पिटलमध्ये राहण्याच्या दरम्यान आणि मुंबईमधील माझ्या होम क्वारंटाईनच्या दरम्यान मी अनेकदा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका किंवा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झालो। महाराष्ट्र में मित्रों जो हो रहा है वो विकास नहीं है, वो वसूली है। ये महा लूट अगाड़ी है। अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया कि महा वसूली अगाड़ी भी है। शरद पवार जी, कृपया करके देश को आप ये ज्ञान दें कि ऐसा क्या दबाव था कि आपको गलत तथ्यों के आधार पर अपने गृह राज्य मंत्री को डिफेंड करना पड़ा, गृह मंत्री को डिफेंड करना पड़ा महाराष्ट्र सरकार के। उद्धव ठाकरे की सरकार शासन का नैतिक अधिकार खो चुकी है। यह सिर्फ वसूली की महाअगाड़ी है, उत्तरदायित्व और शासन की नहीं है। शर्म करनी चाहिए उनको। हमें क्या, जो हादसा हुआ उसकी इंक्वायरी तो आप एनआईए कर रही है ना, आपकी एजेंसी कर रही है। प्रकाश जावड़ेकर ने भी मांग की, मुख्यमंत्री वो कुछ भी कहे तो हम उसके ऊपर जवाब देने की आवश्यकता है क्या? सरकार को बदनाम करने का काम और महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते आए हैं। परमवीर जी भी बोल रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए पूरे मसले पर। परमवीर की जांच हो पहले, उसके ऊपर अनूप डांगे ने जो इल्जाम लगाए हैं, पूर्व कमिश्नर जूलियस रिबेरो ने जो इल्जाम लगाए, उनके ऊपर खास करके आईपीएस खोपड़े साहब ने जो इल्जाम लगाए, अच्छा ये सारे इल्जाम डायरी में नोट डाउन है। बीजेपी ने घेरा तो देशमुख की सफाई को मजबूर हो गए। सामने आकर कहना पड़ा कि वो मुंबई में ही होम क्वारंटीन थे। 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं, और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है। एक और कागज जो उद्धव सरकार को परेशान कर रहा है वो है पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की टॉप सीक्रेट चिट्ठी जो अब सार्वजनिक हो गई है। पिछले साल लिखी गई इसी चिट्ठी से ट्रांसफर पोस्टिंग के दलाली रैकेट का खुलासा हुआ था, लेकिन गाज दलालों पर गिरने की बजाय रश्मि शुक्ला पर ही गिर गई। ये जो इंटरसेप्शंस किए नियम के अनुसार और रिपोर्ट जो तैयार की, ये रिपोर्ट तैयार करना आपकी गलती है, क्योंकि इसमें जो लोग लिप्त हैं वे सारे के सारे लोग इसके कारण एक्सपोज होते हैं। हमें लगता है ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है और रश्मि शुक्ला जी ने किसी का भी फोन परमिशन लेके टैप नहीं किया। इलीगल फोन टैपिंग करने का काम वे करती थी, उसी के आधार पे निराधार रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। लेकिन जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तो रश्मि शुक्ला इलीगली सारे नेताओं के फोन टैप कर रही थी, उसकी भी जानकारी सरकार के पास है। दो चिट्ठियों से घिरी उद्धव सरकार के सिर पर आज कोर्ट का हथौड़ा भी लटक रहा है। परमवीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। परमवीर सिंह की दलील है कि महाराष्ट्र में सीबीआई जांच की अनुमति नहीं है, इसीलिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। परमवीर सिंह की अर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगा दी गई है। एक वकील की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया है कि मामला महाराष्ट्र का है, इसीलिए पहले मुंबई हाई कोर्ट जाना चाहिए। शुरुआत हुई थी एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मामले से। गाड़ी में धमाका भले ही ना हुआ हो, लेकिन इस मामले में महाराष्ट्र की सियासत में इतने धमाके कर दिए हैं कि हर तरफ चिंधियां बिखरी नजर आ रही हैं। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। और इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता, और अनीशा माथुर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। सबसे पहले मुस्तफा आपसे जानना चाहेंगे दो बड़ी खबर मुंबई से। पहली बड़ी खबर ये कि कल रात जो मीटिंग हुई है उसको लेकर आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे अब बीजेपी नेताओं की अगली रणनीति वहां पर क्या है। राज्यपाल से आज मुलाकात होनी है, कब मुलाकात होगी, कितने बजे निकलेंगे? 9:15 बजे वो टाइम होगा जब बीजेपी के लीडर, स्टेट लीडर चंद्रकांत पाटिल लीड कर रहे होंगे और वो गवर्नर से मुलाकात करेंगे। बीजेपी को जो लोग हैं वो लोग जो भी महाराष्ट्र में चल रहा है, चाहे वो सचिन वजे की केस की बात हो या फिर परमवीर सिंह के लेटर की बात हो, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। उस मीटिंग में गवर्नर का क्या रिएक्शन होता है ये तो जो मीटिंग खत्म होने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन बीजेपी इन सारी मुद्दों को लेकर राजनीतिक तौर से भी बहुत आक्रामक है। उनका प्रेशर कंटिन्यूस स्टेट गवर्नमेंट पर बना हुआ है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट पर भी ये दबाव है कि वो जल्द से जल्द एक्शन ले। अभी तक अनिल देशमुख को रिजाइन करने के लिए तो नहीं कहा गया है, लेकिन आगे चलकर ये कहानी क्या मोड़ लेती है और किस तरीके का दबाव या कौन सी नई चीज सामने आती है ये अभी कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, अनीशा के पास चलते हैं। अनीशा, आपसे जानना चाहेंगे आज काफी अहम फैसला, सुनवाई आज होनी है सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह की याचिका पर। कितने बजे ये सुनवाई होने वाली है? देखिए श्वेता, सुनवाई तो 12 बजे से पहले आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो याचिका में परमवीर सिंह ने बातें उठाई है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 3 बातें उठाई है, 3 मुद्दे उठाए। एक तो ये कि उनका जो तबादला हुआ है वो गलत हुआ है। वो इनफैक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने ये अनिल देशमुख के खिलाफ जो आरोप थे उनको चीफ मिनिस्टर तक और सरकार तक पहुंचाया, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए उनका इलीगल तबादला हुआ है जो रूल्स के खिलाफ है, इसलिए उसके तबादले पर
स्टे लगाया जाए। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला उठाया था रश्मि शुक्ला ने, उस पर भी, और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सचिन वाजे और ऑफिशियल्स को बुलाकर घर पे अनिल देशमुख ने कहा कि 100 करोड़ रुपया महीना हमको आमदनी चाहिए, उस बारे में भी सीबीआई जांच मांगी है। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए उनको भी, और जो एविडेंस है वो भी, जो भी सबूत है वो डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए। तो और इन सब बातों पर जस्टिस संजय किशन कौल और सुभाष रेड्डी की पीठ आज सुनवाई करेगी। अब देखते हैं कोर्ट क्या कहती है। बिल्कुल अनीशा और मुस्तफा, आगे आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली से मुंबई तक आरोपों के तीर पार्टियों के सियासी तर्कश में तैयार है। रविशंकर प्रसाद गरजे तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के जवाब भी थे। आपको हम बता दें कि लगातार मुंबई में जिस तरह से हलचल तेज हो रही है, महाराष्ट्र सरकार में जिस तरह से खलबली मची है, उसको लेकर अब दोनों पार्टी के नेता आमने सामने हो गए हैं। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? मतलब आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महाराष्ट्र ऐसे बड़े सेंसिटिव स्टेट, मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां पर डीजीपी अपने एक इमीडिएट नंबर 2 जो कि पूरे सीआईडी की हेड है, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भेज रहे हैं सीएम को, बताइए, और कार्रवाई करवाइए। कार्रवाई तो दूर, दोनों इन ईमानदार अफसर्स को पनिश किया गया। ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है, और रश्मि शुक्ला जी ने किसी का भी फोन परमिशन लेके टैप नहीं किया। इलीगल फोन टैपिंग करने का काम वे करती थी, उसी के आधार पे निराधार रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। लेकिन जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी, तो रश्मि शुक्ला इलीगली सारे नेताओं के फोन टैप कर रही थी, उसकी भी जानकारी सरकार के पास है। और महाराष्ट्र के बाद अब बात होगी बिहार की, जहां पर पटना में कल देखा पुलिस का बल विधानसभा में। विधायकों को पीटा गया, यहाँ पे विधायकों को फांसी तक आ रहा है। जेम्स प्रशासन भी मारा है क्या? महिला का मारा है लोग, पुरुष प्रशासन भी आपको मारा है। और किस तरीके से मार्शल के बल पे, बादी गुंडे के बल पे लात घूसा मार करके जान मारने की कोशिश की गई। और ये आपने ट्रेलर तो देखा, लेकिन आपको दरअसल बता दें कि बिहार पुलिस बिल को लेकर बिहार विधानसभा में सुशासन का शक्ति बल भरपूर कल देखने को मिला। विपक्ष के विधायकों को मार्शल्स ने उठाकर बाहर फेंक दिया। जी हां, विधायकों के साथ बाकायदा मारपीट की गई है। देखिए। ये बिहार की सियासत की तस्वीर है। सदन के अंदर से बाहर विरोधी खींच कर फेंके जा रहे हैं। ये बिहार विधानसभा है, जहां विपक्ष के माननीय विधायकों और मार्शल के बीच मानो जंग सी नौबत आ गई। कई विधायकों को जबरन घसीटकर बाहर निकाला गया। आरजेडी के सुधाकर सिंह की तो पिटाई की गई। सीपीएम के सत्येंद्र यादव भी घायल हुए। किसी महिला विधायक का आरोप है कि कपड़े तक खींचे गए। बाल खींच करके ये अति पिछड़ा समाज से ये आती हैं। भली महिला क्या ये इनसे सदन से खींच के लाई है। सदन के अंदर से सब लोगों ने देखा।
कैसे व्यवहार किया गया बताइए आप लोग। सदन से लोग हम लोग तो काला कानून का विरोध कर रहे थे, सदन से खींच कर लाई। 7 विधायक साथ में रह विधायक के लिए अन्याय सब उसको पटक मार रही है अंदर। किसके आरोप सही हैं, किसके गलत, कौन सच्चा है कौन झूठा, ये कानूनन तय हो जाएगा। लेकिन इन तस्वीरों को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। सियासत अपनी जगह है, विरोध अपनी जगह, लेकिन मर्यादा की जो धज्जियां उड़ी उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के ही नहीं देश के इतिहास में ऐसा होगा कि सदन के अंदर पुलिस को बुलाया गया, एसपी खुद वहां उपस्थित रहे, डीएम ने खुद विधायकों को, जो लोकतंत्र का मंदिर है, विधायकों को घसीट के जो पीटने का काम किया गया। ये नौबत तब आई जब पुलिस बिल को पास होने से रोकने के लिए स्पीकर विजय कुमार को विपक्षी विधायकों ने उनके चेंबर में ही बंधक बना लिया था। बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल को विपक्ष ने काला कानून बताया तो मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि विशेष सशस्त्र पुलिस के विधेयक को लेकर गलतफहमी फैलाई गई। जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं होम डिपार्टमेंट के, इन सब लोगों को हमने कहा कि इस प्रकार का दुष्प्रचार कौन कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जिस काम के लिए कर रहे हैं और उसी में से किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बिहार विधानसभा में इस बवाल से पहले पटना की सड़कों पर भी सरकार और विपक्ष का दंगल दिखा। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर विधानसभा घेराव को निकले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को पानी की बौछार और लाठियों का सहारा लेना पड़ा। आरजेडी के इस प्रदर्शन को लेकर कोतवाली थाने में तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। उसमें जगदानंद सिंह, श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम भी शामिल हैं। मंगलवार को दिन भर सियासी दंगल के बाद रात में मुख्यमंत्री नीतीश और उनका पूरा मंत्रिमंडल विधानसभा अध्यक्ष के भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचा। ये प्रोग्राम पहले से तय था, लेकिन सदन में संग्राम के बाद विपक्ष ने इसका भी बहिष्कार कर दिया। उत्कर्ष सिंह और रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। और आपको बता दें कि चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव भी बिहार विधानसभा में हुई इस घटना पर जमकर गरजे हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है, लोहिया जयंती पर नीतीश में हिटलर, मुसोलिनी और पोल पॉट की आत्मा समा गई है। वो तिलमिलाए जा रहे हैं कि कब उतने ही निरंकुश हो जाए। ग्लोबस, हिमलर, हरमन जैसे उनके सहायक तो हैं ही, अब हिटलर के एसएस की तर्ज पर कानून बनाकर बिहार विशेष सशस्त्र बल से जनता पर नकेल कसना चाहते हैं। शर्म करो, ये ट्वीट किया है लालू प्रसाद यादव ने। अरे सामान्यतः चर्चा में भाग लेना चाहिए, कोई तरीका नहीं है। और किस तरह से यहां पर खड़ा होकर के जो करवाया गया, यहां पर खड़ा होकर के जो करवाया गया, क्या तरीका है ये? आज तक इतने दिनों से मैं भी विधायक रहा हूं 85 में और 89 में हम लोकसभा में चले गए उस समय, और पिछले चौथे टर्म में हम यहां काम देख रहे हैं और इस प्रकार का दृश्य हमने नहीं देखा आज तक विधानसभा में कि ऐसा कोई दृश्य होता है और इस प्रकार से काम करने की कोशिश होती है। बड़ा भयावह नजारा था जब इस तरह का काम नीतीश कुमार जी के निर्देश पे किया जा रहा था। हम जब सदन में रहते हैं तो नीतीश कुमार गायब रहते हैं। अभी नीतीश कुमार जी के भाषण को हमने सुना। नीतीश कुमार जी समाजवादी के नाम पे कलंक है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। इस साल पहली बार संक्रमण का आंकड़ा एक दिन में 47,000 से ज्यादा हो चुका है, यानी कि संकट फिर से दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। लगातार हो रही लापरवाही ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश में कल सायरन बजा ताकि लोग जागरूक हों। सीएम शिवराज खुद मास्क बांटने उतर गए ताकि कोरोना को लेकर लोग सावधान हों। मध्य प्रदेश सरकार मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान चला रही है, तो अन्य राज्यों में भी कोविड गाइडलाइंस को लेकर नए नए आदेश जारी किए जा चुके हैं। फिर भी कोरोना की रफ्तार धीमी नहीं हो रही। मंगलवार को देश भर में 40,715 नए केस दर्ज किए गए।
जबकि 199 लोगों ने जान गंवाई। फिलहाल देश में एक्टिव केस की संख्या 3,45,377 हो चुकी है और रोजाना ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मास्क तो और भी साल 1.5 साल लगाना ही पड़ेगा, दूरी बनाए रखनी ही पड़ेगी, लेकिन और हाथ धोने ही पड़ेंगे बार बार। लेकिन एक करने की जरूरत है कि वैक्सीन लेने से अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट सुरक्षा कवच मिलता है और यही उसका अर्थ है। राज्यों की बात करें तो बीती रात फिर से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। वहां एक दिन में 28,699 नए मामले सामने आए, जबकि 132 पीड़ितों की मौत हो गई। राज्य में सबसे ज्यादा केस मुंबई में 3,512 मिले और 8 मौतें हुई। वहीं पुणे में एक दिन में 3,098 संक्रमित हुए और 31 लोगों की मौत हुई। वहीं राहत की सांस लेने वाली दिल्ली में फिर से संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। वहां 24 घंटे में 1,101 मामले सामने आए। 19 दिसंबर के बाद ये एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या राजधानी में 4,411 हो गई। दिल्ली की लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए दिल्ली शब बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई। साथ ही फैसला लिया गया कि दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और ISBT पर अब कोरोना की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। पंजाब से भी एक चिंताजनक खबर आई। वहां नए स्ट्रेन के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने 401 सैंपल जांच के लिए भेजे थे। उनमें से 81% सैंपल में ब्रिटेन के नए स्ट्रेन मिले। मंगलवार को यूपी में भी संक्रमण का ग्राफ तेजी से भागा। वहां 638 नए मामले दर्ज किए गए। लखनऊ से कुमार अभिषेक और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खतरे के बीच कल सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब 45 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसका आगाज 1 अप्रैल से होगा। सरकार की कोशिश है कि संक्रमण फैलने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन के स्पीड को तेज किया जाए। 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। यानी देश में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के दरवाजे अब 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए खुलेंगे। अब तक 45 से 60 वर्ष की उम्र के वही लोग वैक्सीन ले सकते थे जिनको गंभीर बीमारी हो, लेकिन अब 45 साल के ऊपर के व्यक्ति को डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले तक रोजाना औसतन 15,000 केस आ रहे थे, वो अब बढ़कर 40,000 से ज्यादा हो गए, जिसके बाद से कई विशेषज्ञ वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने की जरूरत पर जोर दे रहे थे। इसके ऊपर के सभी कर्मचारी हो, कोई भी नागरिक हो, वो वैक्सीन ले ही सकता है और वैक्सीन में सरकार ने ही एक व्यवस्था की है कि जो सरकारी व्यवस्था में वैक्सीन लेगा उसे मुफ्त मिलती है, जो प्राइवेट में लेगा उसको 250 रुपए में 1 डोज मिलता है। देश में अब तक 4 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें से 80 लाख लोगों को दूसरी डोज मिल चुकी है। सोमवार को देश में रिकॉर्ड 32.5 लाख लोगों को वैक्सीन डोज दी गई। अब तक 28 दिन बाद दूसरी डोज लगती थी, लेकिन वैज्ञानिकों की सलाह के बाद केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतर को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पहले कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का अंतर 4 से 6 हफ्ते था, जिसे बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते करने का फैसला लिया गया है। लेकिन पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतराल 8 हफ्ते से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नया नियम सिर्फ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड पर ही लागू है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर नहीं। ये पहले बताया था कि पहले डोज के बाद 4 या 6 सप्ताह में ही वैक्सीन लेना चाहिए, दूसरा डोज। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है।
दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फाइन ट्यून करके दोबारा से बढ़ते कोरोना के प्रकोप को काबू में करने का प्रयास किया गया है, जिसका कितना असर पड़ता है ये कुछ दिनों बाद पता चलेगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और मुंबई में होली इस बार भी पिछली बार की तरह कोरोना के साए में मनेगी। बीएमसी ने सार्वजनिक तौर पर और निजी जगहों पर होली मनाने पर रोक लगा दी है। मुंबई के साथ महाराष्ट्र में दूसरे बड़े शहरों का भी हाल बुरा है। सरकार बढ़ते मामलों को देखकर कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती है। मुंबई में एक्टिव केस बढ़ते बढ़ते 27,672 हो गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीएमसी ने सार्वजनिक और निजी जगहों पर होलिका दहन और रंगपंचमी मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 3500 से ऊपर केस आए हैं और 8 लोगों की मौत हुई है। मुंबई के साथ पुणे और नागपुर में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। इनमें नागपुर का मामला सबसे गंभीर है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। नागपुर में सोमवार को कोरोना से 40 लोगों और मंगलवार को 33 लोगों ने दम तोड़ा। अब तो यहाँ लॉकडाउन भी खत्म हो चुका है। पाबंदी सिर्फ इतनी है कि दुकानें शाम 4 बजे के बाद बंद हो जाती हैं। पर इससे फायदा क्या, जब लोग अब भी बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। 1 मार्च से अब तक नागपुर में कोरोना से 362 लोगों की मौत हो चुकी है। मॉर्टेलिटी जो हुई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि उनका एज ज़्यादा है, और एज ज़्यादा उसके साथ साथ उनको कुछ और दूसरी बीमारियाँ है, जैसे कि बीपी, डायबिटीज़, अस्थमा, किडनी की बीमारी है। ऐसे बीमारी जिनको है वही मृत्यु होने का एक मेन रीज़न है। दूसरा, कुछ 40 से 50 एज में भी लोग हैं लेकिन उनको सीवियर निमोनिया है, और साथ ही में कुछ लोगों को कोमॉर्बिडिटी अदर बीमारियां हैं, और वो उनका कॉलेज में या अस्पताल में लेट आना ये एक कारण है। महाराष्ट्र के परभणी में अगले 1 हफ्ते के लिए नाइट कर्फ्यू रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक अगर लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो सरकार के पास कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर कोई भीड़ नहीं होगी। सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल सभी सभाएं हमने बैन की है। ऑफिसेस 50% पे लाए, थिएटर्स, रेस्टोरेंट सब 50% से पे लाए। तो इसका अमल हम बहुत स्ट्रिक्टली करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, वैक्सीनेशन का ड्राइव हम बहुत बड़े पैमाने पे करने जा रहे हैं, क्योंकि उससे हम न्यूट्रल एंटीबॉडी जो तैयार करेंगे उससे भी काफ़ी सिक्योर हमारे जो हमारा ख़ास तौर पर वल्नरेबल ग्रुप है 1,77 lakhs, 12% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र, उसको हम बहुत रोजाना 3 लाख के ऊपर हम वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल केस में से 2.5 लाख केस सिर्फ पिछले 12 दिनों में आए हैं, जबकि उससे पहले 2.5 लाख केस होने में 48 दिन लगे थे। नागपुर से योगेश पांडे और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पाकिस्तान के नेशनल डे पर वजीर आजम यानी कि इमरान खान को चिट्ठी लिखी और शुभकामना संदेश भेजा। उसी चिट्ठी के जरिए पीएम मोदी ने पड़ोसी मुल्क को नसीहत भी दे डाली। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की 2 टूक, दोस्ती के लिए आतंक से बैर बढ़ाओ, आतंकवाद की आड़ में दोस्ती नहीं मंजूर। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सधे शब्दों में एक दिन पहले ही इमरान खान को ये नसीहत दी। उन्होंने बता दिया कि क्या चाहता है अमन पसंद हिंदुस्तान। मौका पाकिस्तान के 70वें नेशनल डे का था। शुभकामना देने में पीएम मोदी ने देर नहीं की। उन्होंने इमरान को चिट्ठी लिखी। उसी चिट्ठी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को आईना दिखाने वाला है। पीएम ने इमरान को अपने संदेश में कहा कि एक पड़ोसी देश के रूप में भारत पाकिस्तान के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते चाहता है। इसके लिए भरोसा, आतंक मुक्त और शत्रुता रहित माहौल जरूरी है। पीएम मोदी का ये बयान उस वक्त आया है जब पड़ोसी मुल्क बातचीत के लिए बेताब है। सीमा पार से पहले इमरान ने बातचीत का राग अलापा, फिर उनके कमांडर जनरल कमर जावेद बाजवा ने पीस की तरफ डायलॉग के जरिए अगर कश्मीर का रेजोल्यूशन की तरफ जाता है तो ये सारा इलाका चेंज हो जाता है, और इससे दोनों मुल्क को बहुत फायदा है। मंगलवार को दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास में भी नेशनल डे के मौके पर पाकिस्तान का शांति राग सुनाई दिया। अमन और सलामती के लिए ये जरूरी है कि हमारे बीच तमाम मसाइल बातचीत के जरिए से हल हों। शांति वार्ता तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि उससे पहले पाकिस्तान आतंक प्रेम को क्यों नहीं त्याग देता।
आखिर पाकिस्तान की सत्ता आतंकियों के आगे सरेंडर क्यों कर चुकी है? भारत कई मौकों पर बता चुका है कि हिंदुस्तान के खिलाफ सीमा पर पल रही हर आतंकी साजिश का हिसाब होगा। अब तक यही होता आया है। पाकिस्तान को लगता था कि भारत की पश्चिम सीमा पर मोर्चा खोल दूंगा, लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। हिंदुस्तान ने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया, बशर्ते कि उसका सही माहौल बने। इमरान को लिखी चिट्ठी में पीएम मोदी ने उसी चिंताओं का जिक्र फिर से किया है। अभी कुछ दिन पहले भी प्रधानमंत्री ने इमरान के कोरोना पॉजिटिव होने पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। उम्मीद है कि भारत की नसीहतों को पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ पाएगा ताकि बातचीत की जमीन तैयार हो सके। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।